आसाम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हम आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा है। काजी साहब जिनके पास चंद घंटे रह गए हैं, उसके बाद काजी साहब के नीचे से कुर्सी खींच ली जाएगी और कुर्सी यानी ये जो मनसब है, इस पर काजी साहब विराजमान नहीं रहेंगे और ये मनसब शायद इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में अपनी जो उसकी हैसियत थी, उसका मुकाम है, दोबारा से पा लेगा। तो काजी फाइज ईसा साहब ने जो 13-14 सफात पर मबनी इख्तलाफी नोट लिखा है, इस इख्तलाफी नोट को पढ़ने वाले साफी, बयान करने वाले, वीडियोस बनाने वाले और फिर सुनने वाले लोग, बताया जा रहा है कि कोई आसमान को देख रहा है, कोई जमीन को देख रहा है, कोई दरख्तों पेड़ पौधों को देख रहा है, और अपने आप से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये लिटरली ये क्या है। इस तरह से करके लोग अजीब तासुरात के साथ सवाल पूछ रहे हैं कि ये है क्या, आखिर ये क्या था या क्या नहीं। यानी काजी साहब ने जो इख्तलाफी नोट लिखा, उससे मुझे ये महसूस हुआ है, आपको याद होगा वो एक स्कूल के अंदर बच्चा होता है क्लास में, जो सारा साल मार खाता है, बदतरीन तरीके से उस्ताद उसे मारता है, लेकिन वो सीधा नहीं होता और वो मार खाता जाता है। फिर वो मार खाते का इतना डीड बन जाता है कि उसे उस्ताद और मारता, रोजाना मारता, उसे लाल करके छोड़ता है। लेकिन जब वो कॉलेज खत्म होता है ना, तो आखिरी दिन वो स्टूडेंट क्या करता है, दरवाजा खोल के अंदर सुरसुरी फेंक के, पटाखा फेंक के भाग जाता है, पटाखा फेंक के भाग जाता है और खुश होता रहता है कि ना मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। हालांकि जब वो अंदर पटाखा फेंकता है तो पीछे जो उस्ताद या बाकी बैठे होते हैं उसे देखकर कहते हैं कि हाँ जी ठीक किया था, इसे जो 2 साल रगड़ा लगाया था ना, ये रगड़ा ठीक लगाया था। और वो जो उसका सुरसुरी फेंकना होता है वो जाहिर करता है कि जनाब इसके साथ जो हुआ है वो ठीक हुआ है। तो जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा साहब, ऐसा महसूस होता है कि ये कॉलेज के आखिरी दिनों में जाते जाते इन्होंने ना वो कमरे में सुरसुरी ऐसे करके पटाखा फेंक कर काजी साहब चले गए। इसके ऊपर लोग हंस रहे हैं, लोग ठट्ठे उड़ा रहे हैं, सोशल मीडिया ठट्ठे उड़ा रहा है। लिहाजा काजी साहब को यानी सीरियसली कोई नहीं लेता, लिटरली कोई सीरियस नहीं ले रहा। आप किसी भी साफी की कमेंट्री इसके ऊपर उठाकर देख लें, सुप्रीम कोर्ट के जर्नलिस्टों की, पाकिस्तान के वुकला की, बार के नुमाइंदों की, बड़े बड़े वुकला, बड़े तगड़े वुकला, बड़े संजीदा वुकला, उनको उठाकर देख लें, वो काजी साहब को सीरियस ही नहीं लेते, बल्कि वो अजीब गरीब, यानी अब मैं क्या बातें करूं, लेकिन खैर काजी साहब का जो फैसला है वो आपके सामने, आपको थोड़ा सा महसूस करने के लिए आपके सामने रख देते हैं। उससे पहले आपको एक वीडियो दिखानी है। ये वीडियो 52 सेकंड की है और ये वीडियो किसी अफ्रीका के कोई दूर दराज के पसमानदा गांव की वीडियो नहीं है, ये कच्चे के इलाके की वीडियो नहीं है, एक कॉन्गो, केनिया, साउथ सूडान, ये उधर की वीडियोस नहीं, ये आपके और मेरे पाकिस्तान की वीडियो है। ये एटमी न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान की वीडियो, 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क की वीडियो है। 60-70% नौजवान जिस मुल्क के अंदर मौजूद है, ये उनकी वीडियो है। बराए मेहरबानी ये 52 सेकंड की वीडियो देखें। और ये वो जो बीएनपी मैंगल है, अख्तर मैंगल साहब की जो पार्टी है, उनके जो कासिम रांझो साहब हैं, जिन्हें व्हील चेयर के ऊपर सेनेट में लाकर वोट दिलवाकर सेनेट में बंदे पूरे किए गए थे, जो आईनी तरमीम की गई थी, ये वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बता रहे हैं। अब बराए मेहरबानी खुद सुने और उसके बाद आपने अपने आप को जख्मी नहीं करना। बराए मेहरबानी सुन ले। तफसीलात कोई खास नहीं है, ये जोरावर लोग थे, जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया, 6 दिन 7 दिन। मच्छरों के काटने से, एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ, और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। तो ये तो सिलसिले उन्होंने किए, उनका अखलाक था, बहरहाल जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। नहीं, 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, पिलाना दिन का है। ये इस किस्म की बात। ये जनाब कासिम रांझो साहब हैं, इन्होंने सेनेट की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है और ये मीडिया में खड़े होकर, ये अख्तर मैंगल साहब के साथ खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मुझे जोर आवर लोग, जिनके अंदर जोर है, ताकत है, उठा कर लेकर के, मच्छर थे वहां पर, उन्होंने मेरे डायलिसिस करवाए, मुझे मलेरिया हो गया, मेरा चेकअप करवाया। और उन्होंने कहा कि जनाब ये, उसके बाद वीडियो आपने देखी है, ये आईनी तरमीम है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क के अंदर जजेस मौजूद हैं, इस मुल्क के अंदर पुलिस मौजूद है, इस मुल्क के अंदर इदारे मौजूद हैं, आप क्या तवक्को रखेंगे? आप किस लेवल पर जाकर, वो डॉक्टर मोहित मिर्जा साहब अक्सर कहते हैं ना कि अल्फाज अपना माना खो चुके हैं, अल्फाज अपना माना वाक़ितन खो चुके हैं, अल्फाज खत्म हो गए हैं, अल्फाज लिटरली खत्म हो गए हैं। ये वो आईनी तरमीम है जो पाकिस्तान के अंदर हुई है, ये वो तरीका है जिसके जरिए पाकिस्तान की अदालतों को कंट्रोल किया गया, और ये वो तरीका जिसके बाद मुझे और आपको इंसाफ मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। इस तरीके से इन्हें उठाकर, मलेरिया हो गया, मच्छरों वाली जगह पर रखा गया। 6 दिन वो कहते हैं कि मेरी मेहमान नवाजी की है। मेहमान नवाजी क्या कहें बेचारे, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें? ये अदालतें मौजूद हैं, इनके कलेजे नहीं फटे,
ان जजेस के कलेजे नहीं फटे, इन जजेस को गैरत नहीं आई, इन अदालतों को गैरत नहीं आई, इन्हें शर्म नहीं आई। आप आई डोंट नो, मैं सीरियसली मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं। मैंने जब ये वीडियो देखी है उसके बाद एक आप सिर्फ सोच सकते हैं और आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है कि अवान बाला अपर हाउस ऑफ द जुडिशरी, अपर हाउस, सेनेट अपर हाउस है। ये बाई कैमरल जो डेमोक्रेसीज होती हैं, पार्लियामेंट होती हैं, वहां पर ही अपर हाउस है, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सेनेटर्स आम लोग नहीं होते, ये लेजिस्लेटर्स होते हैं, लेजिस्लेटर्स होते हैं। लिहाजा एक लेजिस्लेटर को, एक पार्लिमानी शख्स को, सेनेट के रुकन को इस तरीके से गायब किया गया। वो रो रहा है, वो सामने आकर बता रहा है, बिल्कुल एक हेल्पलेस एक मुआशरा है, हेल्पलेस एक सोसाइटी है, हेल्पलेस एक निजाम है कि जहां पर एक कुव्वत के सामने आप बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, आप ढेर हो जाते हैं, आपकी हैसियत, आपकी बात, आपकी गुफ्तगू सब कुछ खत्म हो जाता है। यकीन माने के बाज़ औक़ात महसूस होता है कि इमरान खान वाहिद बंदा है, अगर इमरान खान ना रहा या फिर इमरान खान के साथ, यानी इमरान खान अगर खड़ा है तो ये लोग खड़े हैं, इमरान खान बैठ गया तो सब बैठ जाएगा। इमरान खान क्यों कहता है कि मैं 100 साल जेल काटने को तैयार हूं? वो इसीलिए कहता है, इमरान खान को भी पता है अगर मैं एक लम्हे के लिए भी कमजोर पड़ गया, मैं एक लम्हे के लिए भी खामोश हो गया, तो फिर सब खामोश हो जाए, सब बर्बाद हो जाएगा, फिर सब कुछ बैठ जाएगा, फिर सब लोग, हर बंदा इस चीज को तस्लीम कर लेगा। इमरान खान खड़ा है तो यकीन माने लोग खड़े हैं, इमरान खान खड़ा है तो ये आ जाकर बोले हैं, इमरान खान खड़ा है तो एक माशरे के अंदर एक रेजिस्टेंस इस माशरे के अंदर मौजूद है। यकीन माने कि मौरिख तो लिखेगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम को शुक्रगुजार होना चाहिए इमरान अहमद खान न्याजी का, जिसने पूरा खानदान कुर्बान करवा दिया, लेकिन वो बंदा खड़ा रहा। अब जो काजी फाइज साहब ने ये लिखा है, ये जनाब मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो साफी ने रिपोर्ट किया है मैं उसी तरह से आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि मेरी ना तो इतनी अच्छी अंग्रेजी है कि काजी साहब के लेवल को मीट कर सकूं, और मुझे पढ़ना चाहिए बतौर साफी, लेकिन कल अखबार में पढ़ेंगे कि ये काजी साहब की लिखी हुई चीज बहुत मुश्किल होता है पढ़ना, और फिर इस तरह की चीज पढ़ने के बाद आपका जो मूड है वो चंद घंटे खराब रहता है। एक तो काजी फाइज साहब ने अपने 13-14 सफात के अंदर बाकायदे से जजेस को, बाकियों को उकसाया है, इदारों को उकसाया है, खासतौर पर इदारों को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेजिटिमेसी दी है, और उन्हें उकसाया कि कोई जरूरत नहीं है 8 जजेस का फैसला मानने की। अब 13 सफात पर मबनी है फैसला, लेकिन 11-12 सफात पर काजी फाइज साहब यानी ये बयान नहीं कर रहे कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं मिलनी चाहिए थी, या ये बात नहीं कर रहे कि तहरीक इंसाफ की जो 41 रुकन थे वो कैसे तहरीक इंसाफ के नहीं थे, और वो कैसे सुन्नी इत्तेहाद के थे या फिर इंडिपेंडेंट थे। इन चीजों की तरफ काजी साहब नहीं गए। काजी साहब ने सबसे पहले तो जजेस के ना कोशिश की है कि जनाब उनके दरमियान में सुरसुरी फेंके, या फिर जजेस को जाकर चिपक जाए या उनके साथ जफ्फे लगा दे। मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अच्छा ये आल्सो शो करती है स्टेट ऑफ माइंड, किस स्टेट ऑफ माइंड में, किस ज़हनी कैफियत में ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइज साहब रहे। यानी ये बड़ी आसानी से बंदा कोई भी गेस कर सकता है कि काजी साहब की नींद नहीं है, काजी साहब को नींद नहीं है, काजी साहब को ठीक से खाया नहीं गया, पिया नहीं गया। काजी साहब मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा सुकून बाथरूम में जाकर आता है, वहां पर भी ऑनरेबल जस्टिस को सुकून नहीं आया होगा, खासी परेशानी हुई होगी। अब ये लिखते हैं और ये बात करते हैं 12 जुलाई के उस फैसले के बारे में, और 12 जुलाई वाला वो वाला फैसला जहां पर मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे दी गई थी। अब कहा गया था, बल्कि डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के जो 13 रुकनी बेंच है या फुल कोर्ट ने डायरेक्शन जारी कर दी थी कि जनाब ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी सबके नोटिफिकेशन जारी करें और इन्हें सीटें दें, ये इनकी हैं, ये इनका है, ये माले गनीमत नहीं है। काजी साहब कहते हैं मेरे कोलीग्स ने 12 जुलाई का जो फैसला किया उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, मेरे कोलीग्स अपनी गलतियों की इस्लाह करें। यानी ये नहीं बता रहे कि ना मैं के कितना ये करें, मेरे कोलीग्स अपनी गलतियों की इस्लाह करें, क्योंकि ये मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। फनी आई एम श्योर ये फनी है ये, क्योंकि ये मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। वो कहते हैं कि जनाब जब ये फैसला दे दिया गया 12 जुलाई का, उसके बाद वो कहते हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनाई गई थी, जिसके अंदर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर थे, मुझे उस कमेटी में आउट नंबर कर दिया गया, यानी मुझे तनहा छोड़ दिया, मुझे इग्नोर किया गया। वो महबूबा होती है, मैं ये मुझे इग्नोर कर रहा है। वो कहते हैं मुझे आउट नंबर कर दिया गया, मैं रिव्यू लगाना चाहता था, लेकिन इन्होंने, मुनीब अख्तर साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने रिव्यू नहीं लगाया। उसके बाद वो कहते हैं कि 13 लोगों ने इस सारे मामले को सुना था, मेजॉरिटी ने फैसला दिया था, लेकिन उसके बाद ये जो इन चैम्बर वाली बातचीत होना शुरू हो गई कि चैम्बर में आए और हम इसकी वजाहत करेंगे, ये चीज ठीक नहीं थी, ये चीज बिल्कुल गलत हुई है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और जो फैसले होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की अपनी चंद एक रवायात हैं, और सुप्रीम कोर्ट एक कानून के तहत, ज़ाब्ते के तहत, रवायात के तहत चलती है, लिहाजा ये चैम्बर वाली बात कि चैम्बर में आए और वहां पर वजाहत करेंगे, ये नहीं हो सकता। असल में ये जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आई, किसी के सर के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, कोई पागल हुआ पड़ा है, तो उसे चैम्बर में बुलाकर खामोशी से, ये डिसेंट तरीका ये समझा दिया जाए कि यार अंग्रेजी का ये मतलब है लाले, इसकी तशरीह ये होती है, लिहाजा जाकर ज्यादा अपना सर ना वो कर जाकर यहां पर फैसला दे दे, इस तरह से ये सारी चीज जारी कर, तो ये अच्छी चीज है। यानी होना ऐसा ही चाहिए कि जनाब ना समझ आए, कानून की समझ नहीं आती बाज़ औक़ात,
انگریزی کی سمجھ نہیں آتی, اسپیلنگ سمجھ نہیں آتی, پروننسیشن ٹھیک نہیں ہوتی, زیادہ لے کر جائیں اور بندے کو ٹھیک کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو چیمبر میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو برائے مہربانی آپ ہماری رہنمائی لے سکتے ہیں, ہماری جو ڈائریکشنز ہیں ان کے اوپر آپ ہماری رہنمائی لے سکتے ہیں. لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں, یہ جو چیمبر والی بات تھی یہ غلط تھی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ جو 8 ججز ہیں یہ فیصلہ دینے کے بعد 13 ججز سے الگ ہو گئے, یعنی باقی تمام تر ججز سے الگ ہو گئے. ایک خیالی عدالت انہوں نے بنا دی, ایک ورچوئل کورٹ انہوں نے بنا دی. یعنی قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے خیالی عدالت بنائی, اور قاضی صاحب کی جو عدالت تھی وہ اصلی عدالت تھی. جو امین الدین خان اور نعیم اختر خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب الیکشن کمیشن فیصلہ ہی نہ مانے ان ججز کا, آگے بڑھ جاؤ, بالکل ایک انسٹیگیٹ کیا تھا انہوں نے, ایک ریوولٹ ود ان جوڈیشری کریٹ کیا تھا. وہ کہا نہیں کھلی ولی یہ تو نہیں, یہ جو منصور علی شاہ صاحب کر رہا ہے یہ سب غلط ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کی روایات کو نظر انداز کیا گیا ہے. انہوں نے 8 ججز نے اپنی ہی عدالت بنا لی تھی. اگر وضاحت کی ضرورت کسی فیصلے میں پڑتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ حتمی نہیں ہے. یہ جو ان چیمبر میں کاغذات کی بات چیت کی گئی اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ حتمی نہیں تھا. اگر فیصلہ حتمی نہیں ہے تو پھر عمل درآمد بھی حتمی نہیں ہوتا, یعنی اس پر عمل درآمد کریں یہ بھی حتمی نہیں ہو. اس کا مطلب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 2 دفعہ وضاحت مانگی ہے انہیں پیچھے سے شیری دی گئی تھی قاضی فائز صاحب کی جانب میں, ماننا ہی نہیں ہے جی, بس شغل لگائے رکھے. انہوں نے کہا کہ جناب اس کا مطلب ہے عمل درآمد بھی جناب حتمی نہیں تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی نہیں لگ سکتی. انہوں نے کہا کہ یہ جو وضاحتی نوٹ جاری ہوئے ہیں یہ غیر معمولی تھے, مجھے نہیں پتا تھا اور مجھے بتائے بغیر یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری ہوئے ہیں, کوئی نوٹس نہیں جاری ہوا, ججز اسلام آباد میں موجود نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود یہ ان چیمبر ملاقات ہوتی ہے اور پھر یہ وضاحتیں جاری کر دی جاتی ہے. یعنی کس چیز کے اوپر نوٹس ہوتا, وضاحت یعنی کرنے کے لیے کسی کو ایک انگریزی کا لفظ سمجھ نہیں آیا اس کے لیے کیا پورے نوٹس جاری ہوتے, بینچ بنتا, سب بیٹھتے. تو یہ انہوں نے کہا جناب نہیں, یہ نوٹس جاری ہونے چاہیے تھے اور ججز اسلام آباد میں موجود ہی نہیں تھے. قاضی صاحب دروازے کو لگا کر چیمبرز میں جا کر دیکھتے رہے کتنے جج ہیں کتنے جج نہیں ہیں. انہوں نے کہا اگلی وضاحت بھی اسی طرح سے جاری ہوئی جو کہ غیر معمولی ہے. 40 سالہ کیریئر میں میں نے ایسا نہیں دیکھا, یہ کوئی قانونی آرڈر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے قانونی اثرات ہوں گے. منصور علی شاہ پہلے بھی اپنے بہت سارے فیصلوں سے انحراف کر چکے ہیں, باجوہ کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے کر بعد میں پارلیمان کے آگے سارا معاملہ. تو اس کے بعد انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو باقاعدہ سے ٹارگٹ کیا, کھل کر ٹارگٹ. اب یہ پڑھنا اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, منصور علی شاہ صاحب چند گھنٹوں بعد پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس ہوں گے, لہذا وہ سورج نکل رہا ہے, یہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے, یہاں پر تاریکی ہے, یہاں پر گند ہے, یہاں پر ایک بدبودار نظام کا بدبودار چہرہ ہے, یہاں پر ایک روشنی ہے, ایک امید ہے جو کہ پاکستان کے اندر نظر آ رہی. آخری ایک ٹویٹ پڑھنا چاہوں گا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ سیرش مان صاحبہ نے لکھا ہے, یہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین صاحبہ, یہ آج اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھی. ایک خان سے نہیں ملاقات کروائی گئی لیکن اکیلی خاتون اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھی. سیرش مان صاحبہ لکھتے ہیں اوپر والی تصویر میں عمران خان کی بہن تنہا جیل کے باہر کھڑی بھائی سے ملاقات کا مطالبہ کر رہی ہے. دوسری تصویر میں تحریک عمران خان کی جماعت کی مخصوص نشستوں کی طلبگار عورتیں ہیں جو نشست کے لالچ میں گلے پھاڑ پھاڑ کر عمران خان سے وفاداری کے نعرے لگا رہی ہیں. یہ خواتین مخصوص نشستوں کے لیے سپریم کورٹ بھی جاتی ہیں اور پارٹی دفتر بھی, لیکن آج جب وفاداری ثابت کرنے کا وقت آیا تو گدھے کے سر کے سینگ کی طرح غائب ہو گئی ہیں. یعنی کہ آج ٹائم تھا کہ خواتین وہاں پر جاتی, لیکن بہت ساری خواتین سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر جا کر ہنستی ہیں, مسکراتی ہیں, ٹھٹھے لگاتی ہیں. اس کی بہن ہی تھی, اسے درد تھا, وہاں پر جا کر پہنچی ہے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.